पहले टीवी की स्क्रीन पे महाभारत महाभारत देखते होंगे। हमने तो देखी है, आपने भी निश्चित तौर पर देखी होगी। उसमें एक किरदार हुआ करता था द्रोणाचार्य। और ये जो नाम है द्रोणाचार्य, इसको आप इस तरीके से लीजिए कि कौरव और पांडवों के वो गुरु थे। उन्होंने धनुर्विद्या से लेकर तमाम तरह की जो विधाएं हैं वो उनको सिखाई। लेकिन किस तरीके का हस्र हुआ महाभारत में, ये भी दिखाया गया। आज मेरे साथ बहुत शानदार व्यक्तित्व सुरेंद्र पाल सिंह जी हैं, द्रोणाचार्य, द्रोण आचार्य। सबसे पहले द्रोणाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत नेटवर्क 10 में। सब किस्मत का खेल है। कलाकार बम्बई में लाखों की तादाद में हैं और कुछ थिएटर से हैं, कुछ नाटक से हैं, कुछ कलाकार हैं, वैसे हैं बहुत सारे लोग हैं, इंस्टीट्यूट से हैं, एनएसडी से हैं। लेकिन कहते हैं ना, खिलाड़ी बहुत सारे खेलने के लिए हैं, लेकिन कोई एक खिलाड़ी जो है वो सबसे प्रथम आता है। तो बस यूं कहिए, इस रेस में महाभारत की इस सिलेक्शन में मेरा नाम सबसे ऊपर आ गया था द्रोणाचार्य के रूप में। और पहला शो मुझे मिला, पहला शो, सबसे पहला शो। और बम्बई शहर जैसा कि जानते हैं संघर्षों का शहर है और हर कलाकार को वहाँ संघर्ष करना पड़ता है। हमें भी संघर्ष करना पड़ा। और उस वक्त में जब हमें ये महाभारत मिल गया था तो ये था कि चलो एक शो मिल गया है, 1-2 साल तक, 3 साल तक चलेगा ये। तो तब तक हमारी जो फाइनेंशियल हालत थी या फाइनेंशियल कंडीशन थी उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी, यही सोच के हमने ये शो किया था। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि ये शो हिंदुस्तान में इतना पॉपुलर होगा और एक इतिहास बनाएगा। ये मात्र महाभारत एक टीवी सीरियल नहीं था, एक ये था जिसने टेलीविजन के पटल के ऊपर इतिहास लिखा। दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया। और मेरे ख्याल से महाभारत एक घर घर की कहानी बन गया था। आज भी 38 साल हो गए हैं महाभारत को टेलीकास्ट हुए, 1988 में टेलीकास्ट हुआ था। और आज भी लोगों की दिलों पर बिल्कुल छाप छोड़ कर गया हुआ है। और आज भी लोगों को एक एक उसका दृश्य, एक एक सीन आज भी लोगों को याद है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सीरियल की। इसके बाद भी महाभारत बहुत बार बन रहा है, रामायण भी बहुत बार बन रहा है, लेकिन आज भी दर्शक ये कहते हैं जो पुरानी महाभारत में जो बात थी वो आज की महाभारत में नहीं है। सुरेंद्र जी, क्योंकि वो जो किरदार थे, एक से एक बढ़ के किरदार थे निश्चित तौर पे। आज अगर 38 साल बाद भी उस एपिसोड को अगर देखा जाए, उस धारावाहिक को अगर देखा जाए, तो स्वाभाविक तौर पे ऐसा ही लगता है कि भाई 5000 वर्ष पहले जब कभी महाभारत हुआ होगा तो शायद इसी तरीके का वो जो किरदार थे एक से एक बढ़ के, चाहे हम नीतीश भारद्वाज की बात कर लें, चाहे पुनीत इस्सर की बात कर लें, तमाम तरह के जो लोग थे वो एक शानदार लोग थे। आपकी एक बहुत शानदार टीम थी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए। इनमें जो किरदार थे, उन किरदारों में सबसे बेहतर किरदार अगर आपसे व्यक्तिगत एक दर्शक के तौर पर माना जाए तो क्या बताएंगे? आपने ये जो बात कही है बहुत अच्छी कही है कि सभी कैरेक्टर ने उस महाभारत के अंदर जो अभिनय किया था वो बहुत अच्छा किया था। मैं 100 पॉइंट्स में से 200 पॉइंट इस चीज को कहूंगा कि महाभारत की जो कास्टिंग हुई थी, दैट वाज द बेस्ट कास्टिंग इन एनी ऑफ द सीरियल। इतनी अच्छी कास्टिंग मुझे नहीं लगता है कि कोई कर सकता है, जहां इतने सारे कैरेक्टर थे। ऐसा नहीं था सिर्फ एक हीरो या हीरोइन थे या एक माँ थी और एक पिता थे, ऐसे नहीं था। बहुत सारे थे, इंटरकनेक्टिंग बहुत ज़्यादा थे। और मेरे ख्याल से छोटे से छोटे किरदार ने और बड़े से बड़े किरदार ने अपनी भूमिका को बहुत ऑनेस्टी के साथ निभाया और बहुत अच्छी तरह से निभाया। एज ए कलाकार के तौर पर मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर अगर पूरे महाभारत में रहा है तो वो पितामह भीष्म का मुकेश खन्ना द्वारा अभिनय।
किया हुआ। मुकेश जी ने जो उस पितामह भीष्म को जिया है, वो ऐसा लगता है कि अगर पितामह भीष्म भी ऊपर से देख रहे होंगे तो ये कह रहे होंगे, जीते रहो मुकेश खन्ना, तुमने साक्षात मुझे ऊपर से लेके नीचे उतार दिया है। इतना खूबसूरत था। और मेरा पसंदीदा कैरेक्टर भी वही रहा है, पितामह भीष्म। और उसके बाद यदि मैं कहूँगा सेकंड नंबर पे किसी ने बहुत अच्छा अभिनय किया तो वो नितेश भारद्वाज ने कृष्ण का जो रोल किया, और भागवत गीता के अंदर जो उन्होंने संवाद किए अर्जुन और कृष्ण के, वो बहुत खूबसूरत थे, जिसमें संस्कृत बोलनी थी बहुत अच्छी तरह से। और जिस सहजता से वो उस डायलॉग को बोलते थे, तो ऐसा लगता था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात धरती पर उतर आके अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं। तो मेरे तो दो बहुत प्रिय कैरेक्टर थे। और फिर तीसरा कैरेक्टर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा द्रोणाचार्य का, जो मैंने किया। पहले जो थी हमारे पास सुविधाएं इतनी नहीं थी, हम लोग जो थे वो डिजिटल नहीं था, आज इतनी एडवांस नहीं था। आज जो मैकेनिज्म है उसका, आज जैसे पहले पहले हम लोग सारा का सारा क्रोमा के ऊपर काम करते थे, क्रोमा वर्क ज़्यादा होता था। लेकिन आज डिजिटल की वजह से वो सारी चीज़ें हट गई हैं। आज अगर एक तीर आप चलाइए तो उसमें 10,000 तीर निकल के आ जाते हैं। एक रथ दौड़ा दीजिए, ऐसा लगता है 100 रथ दौड़ना है। ये जो सुविधाएं हैं वो आज हमको हैं। टेक्निकली आज हम बहुत एडवांस हो गए हैं, उस वक्त हम इतने एडवांस नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है और आप में पब्लिक के लिए अगर वो उनको अच्छा लगता है और मधुर लगता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई टेक्निक आके उस सीरियल को कम या ज़्यादा कर सकती है। ऐसा नहीं है। और मुझे आज की टेक्निक जो है वो बहुत आर्टिफिशियल जैसी लगती है, बहुत आर्टिफिशियल। उस वक्त जो जिसे कहते हैं सोल, वो पुरानी महाभारत में ही थी। सोल, उसमें लगता था आत्मा है, ये सब सच्चे कैरेक्टर हैं, ये सब कुछ ऐसा हो रहा है, यू नो। उसमें टेक्निकल कोई चीज़ थी नहीं ऐसी है। उसको बहुत साधारण ढंग से बनाया था उन्होंने और साधारण ढंग से उसको पेश किया था। लेकिन कंटेंट इतना अच्छा था कि दर्शक ने उसे बहुत सराहा और बहुत अपना प्यार दिया। बहुत बड़ी बात कही आपने। एक मेरा अंतिम सवाल कि क्या द्रोणाचार्य आज के नेताओं को कोई टिप या कुछ संदेश या कुछ मैसेज देना चाहेंगे और राजनीति में आने का मन है? फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई इरादा है ही नहीं कि मैं राजनीति में अपना पदार्पण करूं। लेकिन जितने भी फिल्मी कलाकार राजनीति में आए हैं उन्होंने अच्छा कार्य किया है। विनोद खन्ना साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया, सुनील दत्त साहब ने अच्छा किया, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, ऐसे करके राज बब्बर जी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो राजनीति में गए और अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुझे राजनीति आती नहीं है और इसलिए मैं करना नहीं चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं कलाकार बनने आया हूँ, पहली बात तो मैं कला को ठीक से कर सकूँ। और जब मैं वैसे ही लोगों को प्यार से दिल जीत लेता हूँ तो मुझे लड़ने की क्या ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में मैं उस पार्टी के साथ हूँ जो राष्ट्र हित की बात करे और जो देश हित की बात करेगा। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो देश के लिए जितना कार्य कर रहे हैं, देखिए हम लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोग जो टेलीविज़न पे बोला जा रहा है या कहा जा रहा है हम उसके ऊपर कम विश्वास करते हैं। हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमें देश की तरक्की दिख रही है, हम शहरों को देख रहे हैं, हम रोडों का सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, हम शहरों का सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, हम हर जगह डेवलपमेंट देख रहे हैं, डेवलपमेंट, इतना डेवलपमेंट। और जो करप्शन था, जो पहले की सरकारें जितना करप्ट थी, लोग राजनीति में जाते थे करप्शन करने के लिए। लेकिन आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ मोदी जी ने करप्शन को कंट्रोल किया है, रोका है। करप्शन ख़त्म तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ
उसमें रुकावटें ज़रूर डाल दी गई हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए, आज मैं आपके उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे लोग जो हैं यहाँ के सीएम साहब को भगवान की तरह मानते हैं। कहते हैं उन्होंने क्राइम को बंद किया यहाँ पे। आज यूपी में आप आराम से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आपकी औरतें, आपका घर परिवार जो है सुरक्षित बैठा हुआ वहाँ पे। और हर वर्ग के लिए मोदी जी ने काम किया है। मैं यही कहूँगा कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना भूत हो ना भविष्य हो, ना ऐसा आदमी आया है ना आएगा जो देश हित की बात कर रहा है और जो देश के हित में काम कर रहा है। मैं दंग रह गया हूँ ये चीज़ देख के कि आज मोर देन 10 इयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए, लेकिन एक दिन मैंने ये नहीं देखा वो बीमार पड़े या वो कार्य पे नहीं गए। आज अमेरिका में हैं, कल वो पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे होते हैं। इतनी शक्ति, इतनी ताकत जो उनमें है, वो मेरे ख्याल से देश के लोग जो इतना प्यार करते हैं उसकी वजह से उनकी ताकत है। और ऐसे इंसान को ईश्वर लंबी उम्र दे। मैं तो यही विपक्ष को भी कोई टिप्स देंगे, विपक्ष के नेताओं को? विपक्ष का काम तो यही है, भड़काना और देश को तोड़ना और देश की बुराई करना। जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उनको बुरा कहना। अब अभी रिसेंटली वक्फ बोर्ड के बारे में जो अभी जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें देखिए यही हो रहा है कि हम सब जानते हैं, पढ़ा लिखा वर्ग सब जानता है कि वक्फ बोर्ड ने बहुत ज़्यादा ज़मीनों को, अगर मैं ये कहूँगा कि रेलवे के बाद और उसके बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा ज़मीनों पे देश में कब्ज़ा किया है तो वक्फ बोर्ड ने किया हुआ है। और मैं एक चीज़ को मानता हूँ, जब देश तरक्की करता है तो सर्टेन चीज़ों में संशोधन किया जाता है, हर चीज़ में संशोधन किया जाता है। जो चीज़ें पहले नहीं हो पाई थी, किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, उनको अब संशोधन करके उनको अच्छा किया जाए और देश को आगे बढ़ाया जाए। और वक्फ बोर्ड के ऊपर जो संशोधन किया गया है, मैं उसके पूरी तरह से फेवर में हूँ और ये देश के हित में है, देश की तरक्की के लिए है और ऐसे कार्य होना चाहिए। संशोधन करना कोई गलत काम नहीं है और उससे जो है देश तरक्की करता है। निश्चित तौर पर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।